वास्तविक समानताओं में तर्क संगत भेदभाव की हम थोड़ा बात करें कि वास्तविक समानताएं और तर्क संगत भेदभाव, वास्तविकता और तर्क संगतता, समानताएं और भेदभाव। तो समानता का अर्थ हम ये कतई न माने कि आंखें बंद करके हम सबको समान मान लें। हमने आंखें बंद की और सबको समान अवसर दे दिया, ऐसा नहीं होता। इसका थोड़ा हमको और गहराई से जानना चाहिए। ऐसा हम सबको समान नहीं बना सकते। समानता जो है वो कुछ भेदभाव स्वीकार करती है, भेदभाव उसे स्वीकार करती है। समानता बनाम भेदभाव जो मैंने कहा, तो ये मान के चलती है कि समाज में भेदभाव भी आवश्यक है, निहित है, बशर्ते। अब ये भेदभाव जब स्वीकार करती है तो क्या उसको भी आंख बंद करके भेदभाव किया जाए? जैसे आंख बंद करके हम सबको समान नहीं मान सकते, तो ऐसे आंख बंद करके हम भेदभाव भी नहीं कर सकते। उसका भी कुछ आधार होना चाहिए, कुछ युक्ति संगत आधार होना चाहिए, इसके पीछे कुछ तर्क होना चाहिए, और इसलिए वह भेदभाव जो है वह तर्क संगत हो। दो बातें उसमें होना चाहिए, बशर्ते जो भेदभाव समाज अस्वीकार तब करेगा या भेदभाव समाज स्वीकार तब करेगा जब उस भेदभाव में ये बातें निहित हों, ये शर्तें निहित हों। पहला क्या कि भेदभाव करने का कारण जो है वह तर्क संगत हो। यानी हम एक और कह रहे हैं कि दो युक्ति संगत आधार हो सकते हैं भेदभाव के, जो समाज को भी स्वीकार्य रहेगा, कानून को भी स्वीकार्य रहेगा और शासन को भी स्वीकार्य रहेगा। वो ये दो युक्ति संगत आधार जो हैं उसमें पहला है भेदभाव करने का कारण तर्क संगत हो। अब ये क्या है? बहुत सामान्य उदाहरण है, जैसे कि समानता के अधिकार का हनन नहीं होगा यदि हम किसी पागल घोषित व्यक्ति को मताधिकार न दें। एक व्यक्ति घोषित हो चुका है पागल, वो है पागल, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दुर्भाग्य, लेकिन है, सच्चाई तो है। अब यदि वो अस्वस्थ है, मानसिक रूप से पागल है, उसे हम मताधिकार नहीं देते, मत देने के अधिकार से वंचित कर देते हैं, तो ये कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा भेदभाव नहीं है जिसे किसी जो युक्त संगत नहीं बैठता हो, जो तर्क संगत ना बैठता हो। क्योंकि उसने वो क्षमता खो दी है सही गलत की, पागल होने के नाते, तो उसको मत का अधिकार देने का क्या अर्थ है? तो ये बात, ये एक उदाहरण है कि जिसके कि भेदभाव करने का आधार तर्क संगत हो। दूसरा आधार भेदभाव करने का, समाज में कुछ तबके ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत नीचे हैं और हजारों साल से दबे रहे हैं, और इतने दब चुके हैं कि अपने बल पर वो स्वयं नहीं उठ सकते। अपने बल पर उठने का अर्थ, धन की यदि हम बात करें तो धन जो है अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। एक ऐसी सामान्य एक धारणा है, क्योंकि गरीब के पास मात्र रोज वो 100 रुपये कमा रहा है, वो 100 रुपये में उसे लालन पालन करना है परिवार का, उनके दारू शुश्रूषा करनी है, अपनी जीविका निकालनी है, कुछ अन्य खर्चे भी होंगे वो भी उसको निकालने हैं, बच्चे की शिक्षा का भी उसमें व्यवस्था करनी है, तो उसके पास पैसा रहता ही नहीं, तो वो निर्धन का निर्धन बना रहता है। तो अब वो कैसे उभरेगा? बल्कि निर्धन का निर्धन बना रहता है और उसकी हालत और ख़राब होती जा रही, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोजगार के अवसर शायद इतने नहीं होंगे, वेतन भोगी, दैनिक भोगी होगा, जो रोज के लेबर से कमाता होगा, शायद उसको आज काम नहीं मिला। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या वह निर्धन व्यक्ति निर्धन ही होता चला जाए, भूखे पेट ही सोए?
परिवार भूखे पेट ही रहे। तो ये ऐसे स्थिति में क्या होता है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को कुछ विशेष छूट और सुविधाएं समाज को स्वीकार करनी होंगी। समाज के कमज़ोर वर्गों को कुछ विशेष छूट और सुविधाएं जो अन्य वर्गों की तुलना में आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों। ये भी युक्त संगत विचार है, आधार है। किस चीज़ का आधार? समाज में भेदभाव करने का आधार, युक्त संगत आधार। तो इस प्रकार राज्य शासन जो है या राज्य या सत्ता जो है वह निम्न वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, जो वंचित वर्ग को, ऐसे वर्गों के लिए कुछ प्रयास करती है और वो प्रयास में कुछ भेदभाव दिखता है, पर ये भेदभाव जायज़ है। ये इसलिए करती है, और इसके पीछे जायज़ क्यों है? जायज़ इसलिए है क्योंकि निर्धन व्यक्ति जो है निर्धन ही बना रहता है और उसके शोषण होते ही रहता है, उसका दुरुपयोग होते ही रहता है। तो ऐसे तबके के लोगों को शोषण से बचाने के लिए, ऐसे तबके लोगों को शक्तिशाली लोगों की ताकत से बचाने के लिए शासन को, राज्य को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है, कई बार दखल देना पड़ता है। और ये दखल कानूनी दखल है, संवैधानिक दखल हो सकती है। कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे आरक्षण। आरक्षण क्या है? आरक्षण एक तरह का भेदभाव है, यदि उसको हम शाब्दिक अर्थ में ले तो। आरक्षण समानता का उदाहरण नहीं होगा, असमानता का। किसी समाज के किसी तबके को एक सुविधा दी गई है कि आपके लिए इतनी प्रतिशत सीट नौकरी में, या आपकी इतनी प्रतिशत सीट आपके लिए शिक्षा में सुरक्षित है। तो ये इनको जो सुरक्षा की भावना दी गई है, अन्य को नहीं गई, ये असमानता तो है। लेकिन तर्क ये है कि यदि उन्हें ऐसी सुरक्षा न दी जाए तो वो समाज का वो तबका जो कई सौ वर्षों से शोषित रहा है, कई सौ वर्षों से वो नीचे रहा है, उबर नहीं पा रहा है, वो वैसा ही बना रहेगा। तो असमानता को हटाने के लिए ऐसी असमानता, ऐसा भेदभाव आवश्यक हो जाता है, तब जाके समानता आती है। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए कुछ विशेष छूट आदि दी जाती है ताकि शक्तिशाली लोगों के द्वारा इनका शोषण ना हो, इनका दुरुपयोग ना हो। इस तरह ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा निर्बल पक्ष को संरक्षण ही तो हुआ। राज्य ने कानूनी प्रावधान करके संवैधानिक तरीके से इनको एक तरीके से संरक्षण दिया है। तो जो दो युक्तियां मैंने बताई, उसमें एक ऐसी थी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे भेदभाव के तर्क को स्वीकार करें कि यह पागल है, तो उसको वंचित किया गया। एक में वंचित किया गया और दूसरे में उसे कुछ अतिरिक्त, कुछ विशेष दिया गया। तो बशर्ते ये तर्क हों, इसमें तार्किक साबित हों, तो ऐसे प्रावधान भेदभाव रूपी दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये समानता की ओर समाज को ले जाते हैं। ये जानने के बाद कि भेदभाव और समानता कैसे एक दूसरे के से कई बार टकराते हैं, कैसा विरोधाभास है, लेकिन फिर भी दोनों आवश्यक है, और कुछ अन्य बिंदु जानने के बाद थोड़ा सा हम चिंतन करें, थोड़ा हम सोचें अपने ही आसपास के उदाहरण से। अभी भी जो उदाहरण दिए ये अपने समाज के दैनंदिनी के रोज के उदाहरण हैं। एक उदाहरण, 3-4 उदाहरणों में से पहला यदि ये है कि ये उदाहरण, ये चिंतन का अर्थ ये है कि हमारे मन में ये बात आती होगी और आना चाहिए एक सजग नागरिक के नाते, एक शिक्षित व्यक्ति के नाते, कि क्या कामकाजी महिलाओं को जो नौकरी करती हैं उनको क्या मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए?
जब पुरुषों को नहीं मिलता तो महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव क्यों मिले? थोड़ा तर्क करिए, थोड़ा सोचिए और अपनी समझ के अनुसार कुछ निष्कर्ष पे आइए कि मिलना चाहिए कि नहीं, और हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं। ऐसे ही दूसरा प्रश्न जो आपके जहन में आना चाहिए वो है कि ये भी आपके स्कूल से संबंधित समझ लीजिए कि आपके कक्षा में 2 दृष्टिविहीन बच्चे हैं बेचारे, जिन्हें दिखाई नहीं देता, दुर्भाग्य से उनकी देखने की शक्ति समाप्त है। उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिए जैसे कंप्यूटर कुछ अलग ढंग के लाए गए हैं, कुछ अतिरिक्त खर्च करके कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उनके लिए जुटाई गई हैं ताकि वे उस शिक्षा से वंचित ना हो सकें जो अन्य बच्चे पा रहे हैं। क्या ये भेदभाव है? यदि है तो उचित है क्या? और नहीं है तो क्यों अनुचित है? मेरा प्रश्न समझ गए? ये सोचने के लिए फूड फॉर थॉट। तीसरा जो सवाल आपके आता है कि मान लो आपके यहाँ की कोई एक लड़की या कोई भी एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है और वो बास्केटबॉल प्लेयर में स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। उसके स्कूल ने तय किया है कि उसके जो बास्केटबॉल का जो उसका लगन है और जिसके कारण स्कूल का नाम भी रोशन हो रहा है, उसके लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए स्कूल में। तो इस प्रकार एक अतिरिक्त सुविधा उस बच्चे के लिए जुटाई गई है। क्या ये भेदभाव है? उचित है कि अनुचित है? युक्ति संगत है कि नहीं है? इस पर सोचें। और चौथा है, एक धार्मिक आधार पे एक उदाहरण लें कि मंजीत के जो पिताजी हैं वे उसे टर्बन पहनने के लिए कहते हैं। टर्बन यानी पगड़ी। और ऐसे ही इरफान के माँ बाप बार बार इरफान को कहते हैं कि जुम्मे की नमाज ज़रूर पढ़ना, यानी जुम्मा यानी शुक्रवार को जो दोपहर में जो नमाज पढ़ी जाती है उसे जुम्मे की नमाज कहते हैं। तो इस स्थिति में स्कूल में क्या होगा? स्कूल में क्या ये टर्बन के आधार पे जीत तो ये बार बार आग्रह किया जा सकता है कि तुम हेलमेट पहनोगे क्रिकेट खेलते समय? जब क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हें हेलमेट पहनना आवश्यक है। टर्बन पहना हुआ है, क्रिकेट के नियम में हेलमेट आवश्यक है। तो क्या उत्तर है आपका? थोड़ा सोचिए। और ऐसे इरफान, यदि उसे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है तो स्कूल जो 5 बजे समाप्त होता है, क्या उसे 3 बजे स्कूल छोड़ दे? क्या स्कूल इस बात की उसे अनुमति दे दे नमाज के आधार पर कि हाँ तुम्हारे लिए शुक्रवार को 2 बजे के बाद की कक्षाएं नहीं, तुम्हारे लिए हम तुमको ये स्वतंत्रता देते हैं कि तुम जाके जुम्मे की नमाज पढ़। कुल मिला के आपकी दैनंदिनी में ही, आपके आसपास के परिवेश में ही, अपने समाज के अंदर, अपने घर के अंदर आप विभिन्न तरह की असमानताएं पाएंगे। और यदि आप उसको चिंतन करेंगे, सोचेंगे तो समझेंगे कि इसमें से कुछ असमानताएं अपरिहार्य हैं। तो उनको समानता से न जोड़ा जाए। वो समानता से जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक समानता, जो हमारे इस राजनीति विज्ञान का विषय है, किस हद तक ये समानता उस समानता के साथ चल रही है और किस तरीके से इनमें विरोध पैदा हो रहा है। तो समानता की परिभाषा क्या माने? हम किसे माने समानता की परिभाषा, उचित परिभाषा? कई परिभाषाएं आई हैं इसकी, और जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्रता से इसका बड़ा निकट संबंध है। तो जब भी स्वतंत्रता परिभाषित किया गया तो उसमें समानता शब्द बारंबार आया। यहां पर थोड़ा हम जानें अपने इस मूल विषय के तहत कि समानता की परिभाषा आखिर है क्या। प्रोफेसर लास्की, हैरल्ड लास्की, बहुत प्रसिद्ध विचारक, राजनीतिक विज्ञान, उन्होंने कहा है कि समानता का पहला अर्थ
विशेष सुविधाओं का अभाव है। पहला अर्थ क्या है? विशेष सुविधाओं का अभाव। इसमें विशेष शब्द पर ज्यादा विशेष ध्यान दें। सुविधाओं का अभाव नहीं, विशेष सुविधाओं का अभाव। और दूसरा अर्थ, सभी व्यक्तियों को विकास के लिए उचित अवसर मिलना। यह है हैरल्ड लास्की के अनुसार समानता की परिभाषा। यानी विशेष सुविधाएं ना मिले, सुविधाएं मिले पर विशेष ना मिले उनके अनुसार, और सबको विकास का उचित अवसर मिले। तो उचित और विशेष, ये दो शब्द इनकी परिभाषा में, हैरल्ड लास्की की परिभाषा में अहम अर्थ रखते हैं। विशेष सुविधाएं और उचित अवसर, विशेष सुविधाएं ना मिलना और उचित अवसर मिलना। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि समानता का सिद्धांत यह है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं, जो मेरे अधिकार जिसे मैं समझता हूं, इन अधिकारों के तहत जो सुविधाएं मुझे मिली हैं, वही सुविधाएं उसी रूप में दूसरों को भी प्राप्त हों, या जो अधिकार दूसरों को दिए गए हैं वह उसी रूप में मुझे भी मिले। यह है समानता। यानी हर एक व्यक्ति, आमने सामने वाला, सब को एक समान माना जाए अधिकारों के मामले में। और ये उन्होंने कहा है कि जो उसको मिला है वही मुझे मिले, जितना उसे मिला है वही मुझे मिले, या जितना मुझे मिला है उतना ही दूसरों को मिला है। चाहे वो अधिकारों की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, उस मामले में अर्नेस्ट बार्कर ने अधिकारों की बराबरी की बात की है। हैरल्ड लास्की, समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए समान अवसर देता है। समानता क्या चीज है, इन्होंने परिभाषित किया है। समानता वो है जिसमें हर व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग समान रूप से करे, समान अवसर मिलते हुए करे। उस मामले में ऐसा न हो कि उसे ज्यादा अवसर मिला दूसरे की तुलना में। इसी को यदि हम अर्नेस्ट बार्कर की परिभाषा से जोड़ें तो जितना अवसर सामने वाले को उतना ही मुझे मिलना चाहिए, या जितना अवसर मुझे मिला है उतना ही सामने वालों को। यह है समानता। इसलिए राजनीति विज्ञान में समानता का अर्थ हम ये मान सकते हैं, सभी नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करना, ताकि उससे असमानता दूर हो। तो समानता को परिभाषित करते समय असमानता को दूर करना, ये एक महत्वपूर्ण इसका अंग होगा। और मैं पुनः दोहराऊं कि इसलिए हम मान सकते हैं कि समानता का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को, सभी लोगों को अपने का विकास करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर मिलना, जिससे समाज की असमानता दूर हो जाए। यदि हम समानता असमानता की बात करें तो रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत से ऐसे समानता असमानता के अनुभव देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक आध दो उदाहरण थोड़ा चर्चा करें, और ये आप सोचें कि क्या ये असमानता का उदाहरण है, क्या ये उचित उदाहरण है। उदाहरण के लिए हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। सिनेमा हॉल में 300 रुपए की सीट के टिकट के करीब 100 सीट है, लेकिन 100 सीट 10-10 सीट की पंक्ति होती है, और मुझे 300 रुपए की टिकट सबसे अंतिम पंक्ति में मिली, 100 सीटों में सबसे अंतिम। दूसरे व्यक्ति ने भी 300 रुपए दिया और उसे मेरे से बहुत आगे की पंक्ति मिली। क्या मैं इस बात को लेकर बहस कर सकता हूं कि समानता के अधिकार के तहत मुझे भी पंक्ति में, उसी पंक्ति में बैठने को दिया जाए जहां आप बैठे हैं? कहने को तो वहां 10 ही पंक्ति है, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों को तो पीछे बैठना है, फिर और पीछे बैठना है, फिर और पीछे बैठना है। तो क्या यहाँ समानता असमानता को लेकर हम बहस कर सकते हैं?
और दूसरा उदाहरण, आप कक्षा में बैठते हैं तो कक्षा में सबसे आगे और सबसे पीछे, क्या सबसे पीछे वाला बच्चा ये कह सकता है कि हाँ असमानता है, सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं है? कह सकता है तो कब, किस स्थिति में, और नहीं कह सकता है तो क्यों? यही समानता असमानता पर हम विचार करेंगे। समानता के लक्षण, लक्षण मतलब हम कह सकते हैं कि आवश्यक चीजें क्या हैं, एसेंशियल्स ऑफ इक्वालिटी। समानता के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? सबसे पहली बात समानता की ये जरूरी है कि विशेषाधिकार न हो, किसी तरह के विशेषाधिकारों का प्रावधान न हो। कैसे विशेषाधिकार, और ऐसे क्या प्रावधान होते हैं जिसे नहीं होना समानता की ओर समाज को ले जाएगा? एक शर्त यह है कि सामाजिक आधार पर यह सब प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम उदाहरण आपको बता दें, आप बहुत पहले, आज से करीब 50 वर्ष पूर्व, भारत में जो पुराने राजा हुआ करते थे, राजा महाराज, जिनको सरदार पटेल ने उनके राज्यों को अब भारत में मिलाया था। छत्तीसगढ़ का उदाहरण यदि लें, छत्तीसगढ़ ने 36 राज्य कुछ समय थे, छत्तीसगढ़ थे। इसके जो राजा थे, इन राजाओं को भारत सरकार ने भारत में मिलाया। तो राजाओं का कहना था कि हमें हमारे राज्य से वंचित कर रहे हो, जहाँ से हमको लगान मिलता था, भोजन पानी मिलता था, खाना दाना मिलता था, हमारी जीविका मिलती थी, हमारा ऐशो आराम का पैसा मिलता था, वो कहाँ से आएगा? तो सरकार ने एक प्रावधान किया कि ठीक है, क्योंकि आपका ये राज्य हम ले रहे हैं, उसकी एवज में हम आपको कुछ पैसा साल में देंगे। तो ऐसे हर राज्य के साथ एक संधि की गई थी। राज्य का अर्थ क्या है? पुराने राजाओं के जो राजवाड़े थे, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अलग अलग राजा, सारंगगढ़, खैरागढ़, मनेंद्रगढ़, और ऐसे शक्ति, उड़ीसा में ऐसे बहुत से राजा, पारीकूत, तालचर, पंजाब में ऐसे बहुत से, पटियाला, राजा ऑफ पटियाला, और पूरे देश में ऐसे करीब 600 रियासतें या राजवाड़े हुआ करते थे। इन 600 राजाओं के साथ जब संधि किया सरदार पटेल ने 1947 में, तो उन्होंने उनको वादा किया कि हर एक को हम आपकी ताकत, आपकी आर्थिक ताकत और आपकी क्षेत्र के आधार पर हम आपको हर साल पैसा इतना देंगे, और वो देते रहे। उस पैसे को कहते हैं प्रिवी पर्स। दूसरे शब्द अर्थों में, दूसरे अर्थ में या दूसरे मायने ये कि सरकार ने ये कानूनी प्रावधान किया कि इन राजाओं को कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, जिसे हम प्रिवी पर्स कहते थे। सवाल ये आता है कि क्या यह विशेषाधिकार था उनका, राजाओं का? क्या ये विशेषाधिकार देना सही था, गलत था, उचित था, अनुचित था? तो प्रिवी पर्स जो है वह एक तरीके से विशेषाधिकार था। तो समानता के लिए जरूरी है कि विशेषाधिकार ना हो। दूसरा उदाहरण, यदि विशेषाधिकारों की बात करें तो ये राजा लोग ही की यदि बात करें तो ये राजा लोग अपने को, इनको अंग्रेजों ने कुछ टाइटल दिए थे, दीवान, राय बहादुर, महाराज, राजाधिराज, चक्रवर्ती आदि आदि, ना जाने क्या क्या नाम दिए थे। और ये लोग इसका उपयोग करते थे, इस टाइटल का उपयोग अपने नाम के आगे करते थे, अपना बैच पहनते थे और तदनुसार समाज के बीच में घूमते थे, और उस दृष्टि से वे समाज में देखे भी जाते थे। तो ये एक विशेषाधिकार इनका बन गया था, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। तो क्या ये उचित था, गलत? 1970 आते आते प्रिवी पर्स हटा दिया गया, राजाओं की टाइटल हटा दी गई। किसी भी तरह की टाइटल किसी को भी नहीं दी जाएगी, ये प्रावधान किया गया।
टाइटल का उपयोग कानूनी अपराध बोल दिया गया और प्रिवी पर समाप्त कर दिया गया, विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। क्यों? समानता की ओर लाने के लिए। और इसमें कोई तर्क नहीं था कि आपने पूर्व में शोषण करके इतना जो आर्थिक संपदा बढ़ाई है वह आपकी जारी रहे और सरकार का पैसा आपके पास जाता रहे। सरकार का पैसा तो आखिर जनता का ही पैसा है। तो पहली बात जो आपको एसेंशियल्स ऑफ इक्वालिटी में जानना है वो ये है कि इसमें विशेषाधिकारों का अभाव रहता है, पूरी तरह हटा दिया जाता है, किसी तरह के विशेषाधिकार नहीं रहते। कानून की दृष्टि में सब बराबर रहेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की दृष्टि में सब बराबर, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वे प्रधानमंत्री हों, चाहे सांसद हों, सभी लोग कानून से नीचे और सब बराबर। ये प्रावधान बड़े स्पष्ट रूप से किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये किस लिए किया गया? कानूनी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, समानता को आगे लाने के लिए, क्योंकि यदि समानता है तभी समाज का विकास संभव है। और इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, राष्ट्रपति, एक सामान्य व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, तीनों यदि एक ही तरह का अपराध करते हैं तो तीनों को एक ही तरह की सजा का प्रावधान है। हाँ, राष्ट्रपति को सजा देने से पूर्व कुछ और प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वे एक राष्ट्र के मुखिया रहे हैं। लेकिन सजा की यदि बात हो तो सजा उनको वही मिलेगी जो एक मजदूर को या एक मध्यम वर्ग के अपराधी को मिलती, उसी अपराध के लिए। इसे कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा जो है इसका प्रावधान वो है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या है ये? इसका अर्थ ये हुआ कि एक आदर्श यह भी कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धन का वितरण, संपत्ति के धन का वितरण इस प्रकार करे, पूंजी का वितरण इस प्रकार करे कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। न्यूनतम आवश्यकताएं का अर्थ क्या है? कि कोई भूखा न सोए, कोई खुले आकाश में अपनी ज़िंदगी ना गुजार दे, मकान ना होने की स्थिति में, कोई नंगे बदन ना हो, इतना गरीब ना हो कि वह एक जोड़ी कपड़े ना हो। तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और इस हद तक इस आवश्यकता को, इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह उचित व्यवस्था, कानूनी प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके अकाउंट में अतिरिक्त पैसा भेज सकती है जो हमको नहीं भेजेगी। बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है और वह भी बहुत कम पैसे में, 1 रुपये किलो चावल या 2 रुपये किलो चावल में इस तबके के लोगों को भोजन सुनिश्चित किया गया ताकि वो भूखे ना सोएं, ताकि ऐसा ना हो कि जो धनी है वह तो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, जो धनी है वह शानदार मकानों में रह रहा है, जो धनी है वो अपने कुत्तों को दूध पिला रहा है और यहाँ एक मानव मनुष्य, उसे 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, बच्चे को दूध नसीब नहीं हो रहा है, ठौर का ठिकाना नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी इसका एक एसेंशियल हिस्सा है, एक आवश्यक हिस्सा है, एक आवश्यक लक्षण है। तो नागरिकों के बीच धन पूंजी के वितरण इस प्रकार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और इसकी पूरी व्यवस्था शासन करे, यह भी एक जरूरी। सभी को रोजगार मिले, सभी को भोजन मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, सभी को ये सब चीज़ें मिलें और उसके लिए
स्थितियां अनुकूल हों, प्रतिकूल नहीं, उसके लिए अनुकूल स्थितियां हों। इन सब सुविधाओं का आनंद लेने के लिए सभी तबके के लोगों के अनुकूल स्थितियां हों, ये इसका दूसरा एसेंशियल है, इसका दूसरा लक्षण है। ये तो बिल्कुल समानता विरुद्ध है। बात हुई कि अमीर लोग जो हैं वो सर्व सुविधा संपन्न होने के कारण सभी चीज़ों का उपभोग कर पा रहे हैं, और दूसरी ओर सामान्य तबके के लोग, निम्न वर्ग के लोग इन सब से वंचित हैं, भूख से मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, आदि आदि। तीसरा जो लक्षण, एसेंशियल्स ऑफ समानता, इक्वालिटी है, वो है कि सभी को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर मिले। सभी लोगों को अपने विकास के समान अवसर मिले, और इसके लिए राज्य सरकार बहुत सारे प्रावधान कर रही है, करती रहती है, और वही एक आदर्श सरकार मानी जाएगी जो निम्न तबके के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रयास करे जिससे उनका विकास हो, और उनका विकास करने से समानता, उच्च वर्ग के साथ समकक्ष होने की क्षमता इनकी बढ़े, उच्च वर्ग के साथ निम्न वर्ग की समकक्ष होने की क्षमता बढ़े, ताकि समानता आए। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये बड़ा स्पष्ट कहा गया है, समानता हमारे लोकतंत्र का एक लक्ष्य है।